हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ सोलर स्टार का एक लेटेस्ट एपिसोड। इस वीडियो में हम कंप्लीट एपिसोड को कवर अप कर देंगे, तो प्लीज़ एंड तक जरूर से बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम लू फेंग को देखते हैं जो कि जैसे ही उस चिप को इंसल्ट करता है तो वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि यह प्रकार का ऑक्शन हाउस का इन्विटेशन है। वाता कहती है तो हमें जरूर से चलना चाहिए। लू फेंग ये जान कर कहता है नहीं, हम नहीं जा सकते। वाता कहती है क्यों? लू फेंग बताता है यह इन्विटेशन हमें नहीं बल्कि उन एलियन स्पीसीज को मिला था जो कि अभी स्पेसशिप को छोड़कर ही वहाँ से भाग गए हैं। ये तो गैर कानूनी होगा और किसी ने पकड़ लिया, हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लू फेंग की ऐसी बातों को सुनकर वाता कहती है पहली बात, इन्विटेशन में किसी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं होती, यह तो कहीं से भी मिल जाता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वाता की ऐसी बातों को सुनकर हमारा प्यारा जो लू फेंग होता है वह आ चुका था वर्चुअल तरीके से ऑक्शन हाउस में, जहाँ पर आते साथ ही पर अपने चारों तरफ बहुत सारे बंदों को भी दिखता है। ऑक्शन हाउस में आ चुकी थी क्योंकि उनको भी अपनी बहुत सारे ट्रेजर्स को परचेज करना है अपने किसी प्रकार के प्लेनेट को बचाने के। इनमें से कोई वॉरियर तो इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है जिसकी स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से हमारा प्यारा लू फेंग खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह तो बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग डोमेन लेवल के भी हैं। अचानक से वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इस ऑक्शन हाउस का इंस्ट्रक्टर ही है, और यहाँ पर वह सभी लोगों का स्वागत करता है। कहता है कि ऑक्शन हाउस में आप सभी लोगों का स्वागत होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ों का ऑक्शन होने वाला है, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा ही पैसे देगा उसकी हो जाएगी। सभी लोगों के रूल पहले से ही पता था। ऑक्शन हाउस का यह तो आप जानती हैं कि रेगुलर लू होता है। दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर लू फेंग था वह बहुत ऐसे कहना शुरू कर देता है कि आखिरकार हमें किस तरह के ट्रेजर्स को परचेज करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो ऑक्शन हाउस का बंदा होता है वह अपनी पावर का यूज़ करते हुए पहला एक ट्रेजर लेकर आ चुका था। ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसकी पूरी स्टार्टिंग होती है 3 मिलियन गैन्यू कॉइन से। 3 मिलियन गैन्यू कॉइन का नाम सुनकर यहाँ पर बबाता और लू फेंग दोनों के दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और वह तो बताती है कि यह 1 ट्रिलियन ब्लैक कॉइन के बराबर है। अब इस राशि को सुनकर लू फेंग की और तरह पैरों तरह जमीन खिसक जाती है। भाई कहता है इतना ज़्यादा ही पैसा अगर हमने इसी में बर्बाद कर दिया तो लगता है कि मेरी अर्थ के लिए मैं और गार्ड और बहुत सारी टेक्निक्स को नहीं खरीद पाऊंगा। मुझे यूनिवर्स लेवल पर ही ज़िंदगी और बितानी होगी, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पैसा कमाना इतना ज़्यादा कठिन क्यों होता हुआ था? वाता कहती है अरे टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ करते हो तो वैसे आसानी से खरीद सकते हो, बट ये ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। वाता तभी अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर ऑक्शन हाउस में मौजूद 3 ट्रेजर की लिस्ट को लेकर आ चुकी थी। ये ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे होते हैं। अब आता एक के बाद एक इनकी जो एबिलिटी होती है वह लू फेंग को बताना शुरू कर देती है। इनमें से पहले ट्रेजर की सहायता से यहाँ पर लू फेंग अपने मल्टीपल क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है, आप सामने देख ही सकते हैं, और इन्हें एक ही बार में अलग अलग डायरेक्शन दे सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लू फेंग अगर बोलेगा कि मैं जो एबिलिटी यूज़ कर रहा हूँ उसी प्रकार की एबिलिटी को उसकी क्लोन को यूज़ करनी होगी, नहीं, यह एक प्रकार का वर्चुअल गेम है जिसकी सहायता से यहाँ पर लू फेंग किसी प्रकार से क्लोन को अलग अलग डायरेक्शन में भी सकता है। साथ ही साथ वो बात की ऐसी बातों को सुनकर लू फेंग की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बात होती है बस सेकंड ट्रेजर को लेकर आ जाती है। सेकंड ट्रेजर और कोई नहीं बल्कि एक प्रकार की स्टिक होती है। स्टिक काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। स्टिक क्यों पावरफुल है? क्योंकि आप जानते हैं कि यह स्टिक मल्टीपल वेपन्स का रूप धारण कर सकती है, जैसे कि एक प्रकार का गदा, गन, स्टिक। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सोलर स्टार इसी सीरीज में हमारे मेन कैरेक्टर लू फेंग के पास एक प्रकार की जेड है जो कि कभी कभी कोरन ड्रिल में भी बदल जाती है और कभी नाइफ की तरह भी यूज़ होती है। उसी प्रकार का ये मल्टीपल वेपन है। ये जो यहाँ पर लू फेंग होता है कहना शुरू कर देता है मेरे पास तो पहले से ही जेड है, इसकी क्या ज़रूरत? वाता कहती नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा एक काम का है, इसलिए हमें तो इसे परचेज करना ही होगा। तो हमें दिखाया जाता है वाता को जो कि पहले वाले ट्रेजर को लू फेंग के लिए शिफ्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग के सामने एक प्रकार से एक लिक्विड टाइप का चीज़ आ चुका था जो कि आते साथ ही जैसे लू फेंग उसे टच करता है तो वह लू फेंग का भेष धारण करना शुरू कर चुका है। लू फेंग अपने सामने अपने ही सिमिलर बंदे को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो चुका था। यह एक प्रकार का क्लोन का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही मल्टीपल क्लोन हमारा मेन कैरेक्टर लू फेंग बना पाएगा इस ट्रेजर का यूज़ करते हो। थर्ड ट्रेजर होता है एक प्रकार का होली फ्रूट। जैसे ही वो बात उस फ्रूट को लेकर आती है लू फेंग कहता है कि आखिरकार यह किस काम का है? लू फेंग की ऐसी बातों को सुनकर जो यहाँ पर बात होती है वह कहती है कि यह तुम्हारी काम का नहीं बट जो तुम्हारी बाइन है उसके काम का आने वाला है। यह जानकर जो यहाँ पर लू फेंग होता है भाई कहता है अच्छा ठीक है तो हम ऐसे ही बाय कर लेंगे। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लू फेंग होता है वो बाता के साथ में अब रियल वर्ल्ड में और उसने इन तीनों ट्रेजर को बाय करने के लिए अपनी लिस्ट में रख लिया होता है। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है नोलन से परिवार के हेड को, जैसे कि सारी की सारी सच्चाई के बारे में
पता चल चुका है कि आखिर किस तरह हमारे प्यारे लुओ फेंग ने उसकी शिप को सबसे पहले स्लो किया और अपनी C2 कैनन की सहायता से उसकी शिप को उड़ा दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर बेकुरल ने लुओ फेंग का सक्सेसरशिप स्वीकार कर ली है। मतलब लुओ फेंग का अब गार्ड है हमारा मेन कैरेक्टर, लुओ फेंग का गार्ड है बेकुरल। इस तरह में दिखाया जाता है कि जैसे इस सच्चाई के बारे में लॉरेंस परिवार के हेड को पता चलता है कि भाई काब्ज़ गुस्से में आ चुका था और वह अपनी AI से कहता है कि इसके बारे में जानकारी करते हुए प्रिंसेस को कॉल लगा। जैसे ही प्रिंसेस को कॉल लगाई जाती है तो सारी की सारी सिचुएशन के बारे में लॉरेंस परिवार का हेड प्रिंसेस को बता देता है। प्रिंसेस कहती है बात तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा बुरा कट गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ ना तो तुम घर के रहे हो और ना ही गार्ड के। तुम्हारे ही सोल्जर्स तुम्हारे प्रति वफादार नहीं है। कैसा? बेकुरल पर तो तुम काफ़ी ट्रस्ट करते थे। मुझे लगा था कि तुम उसके साथ 5 से 6 साल का जो तुम्हारा विश्वास है वह एक झटके में टूट गया, वह लुओ फेंग के चक्कर में। और वह काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रही होती है लॉरेंस परिवार के हेड का। लॉरेंस परिवार के हेड को लुओ फेंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वह कहता है मेरे पास एक प्लान है, कम से कम सुन तो लो। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें ऑक्शन हाउस में दिखाया जाता है जहाँ पर बारी बारी करके बहुत सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट किया जा रहा था। बोली बढ़ती हुई जा रही होती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो यहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन के बंदे होते हैं भाई एक के बाद एक ट्रेजर्स को परचेज करते हुए जा रहे थे। जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर होता है अब भाई उसी स्टिक को बाहर निकाल कर लेकर आ जाता है। इसकी नज़र में बहुत सारे एलियन सिविलाइजेशन के एंशिएंट गॉड पड़े हुए थे जो कि केवल इस स्टिक को खरीदने के लिए लगे हुए थे। भाई लगातार ही अपनी बोली को बढ़ाते हुए जा रहे होते हैं। लुओ फेंग कहता है कि आखिरकार यह बोली कहाँ पर जाकर रुकेगी, क्या मुझे भी बैट करनी चाहिए? लुओ फेंग भी एक बैट कर देता है। जैसे ही यहाँ पर सभी लोगों को पता चलता है कि 3.6101 मिलियन डॉलर की बोली लग चुकी है, कैनियो कॉइन की, डॉलर तो हो गई सब गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह और किसी का नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर लुओ फेंग का हो जाता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा ही खास बोली लगाई होती है। और बाबा लुओ फेंग दोनों ही जानकर थाली बजाते हैं कि नेक्स्ट उनका एक क्लोन वाला सिस्टम यानी कि ट्रेजर आ चुका था। अब इसे परचेज करने के लिए बोली बहुत ज़्यादा मोटी लगती है, पिछले बार से तो कई गुना ज़्यादा। अचानक से हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर लुओ फेंग का भाई था वह ट्रेडिंग कर रहा होता है। ट्रेडिंग कैसे मैं बताता हूँ। सिस्टम यहाँ पे ये चल रहा है कि लुओ फेंग के बैंक खाते में पैसे कम बढ़ गए हैं तो वह खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है और लगातार ही बोली लगाता हुआ जा रहा है। सारे के सारे लोग भाई इतनी ज़्यादा बड़ी सी मात्रा में उस क्लोन पर बोली लगा रहे होते हैं, क्योंकि सब जानते थे कि आखिरकार किस तरह का है। अचानक से हमें दिखाया जाता है सबसे ज़्यादा मोटी बोली हमारा लुओ फेंग का भाई लगा देता है, जिसके चक्कर में यहाँ पर बस उसका ट्रेजर तो हो चुका है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार हम इस बंदे से बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, लगता है ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर लुओ फेंग और वो बात दोनों की फट रही होती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग का भाई जो कि ट्रेडिंग कर रहा होता है, अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड पीछे आते हुए करचली से मारना शुरू कर देती है। तुम फालतू का काम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? जबकि हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर लुओ फेंग था वह अपने तीनों के तीनों जो लिस्ट में सेलेक्ट किए हुए ट्रेजर होते हैं उन्हें लेकर आ चुका हुआ होता है। साथ ही साथ बाबा से बोल रहा था इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है यार। इस तरह हम देखते हैं कि लुओ फेंग को एक सोल्जर का कॉल आता है जो कि लगातार आसपास की चीज़ों की निगरानी कर रहा है। मे भी ये जा रहा है गार्ड रोबोट्स को बाय करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही वह आसपास जा रहा होता है कि उसे एक बात पता चल जाती है कि जो यहाँ पर 9 प्रिंसेस यानी कि हमारी मेन कैरेक्टर प्रिंसेस ही हैं, वो लुओ फेंग पर हल्ला बोलने के लिए कभी भी किसी वक्त आ सकती हैं। उन्होंने नॉलन से परिवार के हेड से किसी प्रकार का एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हाथ मिला लिया है। लुओ फेंग को भी समझ में आ जाता है कि अब वह काफ़ी बड़ी दिक्कत में फंस गए हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर नॉलन सर को यह बात पता चली होगी कि बेकुरल ने हमारे साथ हाथ मिला लिया है तो 9 प्रिंसेस भी उसके साथ मिल गए। पर 9 प्रिंसेस का क्या फ़ायदा होगा? भाई लड़की बिना फ़ायदे की तो अपने काम बिल्कुल भी नहीं निकालती, तो हो ना हो यहाँ पर किसी प्रकार की और चालबाजी हो सकती है। अचानक से हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वाता होती है भाई आसपास के माहौल को चेक करना शुरू कर चुकी थी। वहाँ पर आ जाता है मोटा गेंडा बंदा। भाई आते साथ ही कहना शुरू कर देता है कि मैं जानता हूँ कि आखिरकार 9 प्रिंसेस का प्लान क्या ही हो सकता है। वाता कहती है कैसे? तभी हम देखते हैं मोटर बंदा एक प्रकार की बुक को बाहर निकालता अपने प्लान को बताने के लिए। बाता उसे छीन कर पढ़ना शुरू कर देती है। अब दोनों के दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोटे बंदे को प्लान को बाता ने चुरा लिया है। बाता बताना शुरू कर देती है कि यह ब्रह्मांड काफ़ी ज़्यादा विशाल है, मतलब यूनिवर्स, और यूनिवर्स में हर समय किसी प्रकार के भी जो 2 एस्ट्रोनॉट होते हैं वह आपस में टकराते हुए किसी नए प्लेनेट का निर्माण करते हैं, तो कहीं दूसरी तरफ एक प्लेनेट को मारा जाता है, मतलब वह ख़त्म हो जाता है।
ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी। अवाता बताना कंटिन्यू करती है कि इसकी सहायता से जो यहाँ पर 9 प्रिंसेस एक प्रकार से प्लेनेट का निर्माण करने की सोच रही है, और ऐसा संभव भी हो सकता है क्योंकि 2 साल बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है जहाँ पर रॉयल फैमिली के बहुत सारे बंदे, यहाँ तक कि यूनिवर्स लेवल का एक रैंक लिस्ट डिसाइड की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा होगा उसको मल्टीपल ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ रैंक लिस्ट में जो भी सबसे टॉप पर, मतलब टॉप 10 में या टॉप 50 में जो बंदे रहेंगे, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। जब अर्थ की आबादी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, कितनी है पता नहीं, भारत की बता 130 अब यहाँ मिलिए पता नहीं, हाँ तो जितनी भी ज़्यादा है उनमें से टॉप 50 लोगों को ट्रेजर्स दिए जाएंगे। तभी हमें कहा जाता है वाता को, चूँकि कहती है कि इसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर 9 प्रिंसेस अपने किसी एक शानदार से गार्ड को यहाँ पर खुद जाने वाली है अपने पूरे के पूरे चैंपियनशिप को जीतने के लिए। और अगर भाई ऐसा कर लेती है तो टॉप 1 पर आने वाला लोग अर्थ पर मौजूद यूनिवर्स पर मौजूद किसी एक प्लेनेट को खरीद सकता है, चाहे उसका पहला ओनर रह गया हो या फिर नहीं। इस बात को जानकर वहाँ पर वो सभी लोगों की फटके हाथ बह जाती है, क्योंकि अगर 9 प्रिंसेस नंबर 1 पर आ गई तो भाई अर्थ को परचेज कर लेगी। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी के सभी लोग डिसाइड करते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल बनेंगे। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें सबसे पहले होंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग ने भी एक होली फ्रूट जो कि अभी ऑक्शन हाउस से हमारे प्यारे मेन कैरेक्टर लो फेंग ने लिया है, उसको तुरंत ही एब्जॉर्ब करते हुए अपनी एबिलिटी और अपनी बाइन की एबिलिटी को बढ़ाना शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। हमारा सीन यहाँ से कट होकर लो फेंग पर आता है, जहाँ पर वह अपनी डोमेन एक्सपेंडिशन टेक्निक का यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ही निर्माण कर रहा था। वहाँ पर भाई एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। जैसे ही भाई ऐसा करता है कि आसपास एक उसकी सहायता से भाई स्टिक अपीयर हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर ली सेंग भी था, और तीनों के तीनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए लग जाते हैं। सभी लोग लो फेंग की पावर को देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर लो फेंग अपनी गोल्डन हॉर्न महमूद की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, वाता भी उसमें इसकी हेल्प कर रही होती है। तीनों के तीनों ही काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। मोटी बंदा होता है, ली शेंग को ट्रेन कर रहा होता है, और दूसरी तरफ होंग भी अपने आप से ट्रेनिंग कर रहा होता है। आप लोगों को एक बात का एहसास अभी तक नहीं हुआ कि आखिरकार लो फेंग को बबाता के मास्टर की सक्सेस सब मिली है, मोटे बंदे के मास्टर की ली शेंग को, तो बेचारा होंग क्या करेगा। हाँ तो मैं बता देना चाहता हूँ, इन द फ्यूचर हमारे प्यारे मास्टर होंग को भी एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से मास्टर की सक्सेस मिलने वाली है। ये तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी के साथ हमारी पार्ट